Hello everyone. In this session, we are simply trying to understand how to handle the question in final exam day. ICR PG JRF SRF examination 2026-27. ओके, सिंपल से ये है कि हम ICR PG JRF SRF एग्ज़ाम है, ये अब NTA लेता है और इसके पैटर्न अब डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इसके पैटर्न को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस शॉर्ट टॉपिक डिस्कशन में हम फोकस करेंगे कि वो कौन कौन से अलग अलग पैटर्न हैं क्वेश्चन के और उसे कैसे हैंडल करें। ये है फाइनल एग्ज़ाम डे में इस टिप्स को ध्यान रखना होता है कि आपको जब भी हैंडल करना है उन क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न के, तो क्या ध्यान रखना है। मैं मल्टीपल एग्जाम्पल नहीं लूँगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ में उनको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आई एम मेनली फोकसिंग ऑन द जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन, ताकि जनरल एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है वो सबको कॉमनली समझ में आए। ये बेसिकली JRF एग्ज़ाम को लेकर के बनाया गया है। चलिए समझते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जनरल टाइप MCQ पैटर्न। ये देखिए क्वेश्चन को, ये एक सैम्पल क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन होगा और पहले आप जानिए कि ICR PG एग्ज़ाम इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में करेक्ट करने पे मार्क मिलेगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 480। इस 120 में माना जाता है 120 MCQ में कि जनरल एग्रीकल्चर पार्ट रहेगा लगभग 20 एंड सब्जेक्ट ग्रुप कराएगा लगभग 100। बट दिस इज़ नॉट ट्रूथ, ये कभी भी आगे पीछे होता है, ये रेशियो जनरली ऐसा मान के चलते हैं। ओके, नाउ माइनस मार्किंग क्या है, तो माइनस मार्किंग है 25%, 1/4। यानी आप गलत करते हैं तो -1 डिडक्ट होगा। जो हमारे टेस्ट हैं, यदि आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता होगा कि इसी से आपका स्कोर बनता है। आपके टेस्ट में स्कोर भी आपको क्लियरिटी से पता चल जाता है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आप अटेम्प्ट करते हैं, आपका स्कोर आ जाता है। रैंक की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि रैंक अब थोड़ी अलग हो रखा है। अब मेन होता है स्कोर, इसलिए हम अपने टेस्ट में स्कोर ही मेन देते हैं। अब देखो कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन। सबसे जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो है जनरल टाइप MCQ। इसमें एक लाइन क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और इसका कितना परसेंट आउट ऑफ द 120 ऑन एन एवरेज 50% से नीचे। पहले ये रेशियो अलग था, अब लगभग 40 to 50% है। इसके नीचे ही रहेगा इस सिंपल वाला 40 to 50। और बेटर क्या है, तो इसको एग्जैक्टली कहो तो 30 से 40% क्वेश्चन होते हैं ये वाला। अब 30 to 40% का मतलब हुआ, यदि आप 120 में कहें तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन कितना रहेगा, लगभग 40 आउट ऑफ द 120। तो 40 क्वेश्चन होंगे वो सिंपल टाइप के रहेंगे, यू मस्ट रिमेंबर। और ये बहुत कम है, लेकिन अब समय के साथ में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आर मोर विद द टाइम, क्योंकि अब NTA को एग्ज़ाम कंडक्ट कराते कराते कई साल हो गया। और दूसरी बात, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट रिपीटेशन नहीं करते। यदि हम क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें तो क्या है रिपीटेशन का, ऑन एन एवरेज सारे सब्जेक्टों को मिला लें तो बड़ी मुश्किल से लेस दैन 10% रिपीटेशन हो रहा है, लेस दैन 10%। लेकिन लगभग ऐसा मान के चलो कि जो क्वेश्चन आया होता है उसी से ही इर्द गिर्द क्वेश्चन होता है। रिपीटेशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। नो डाउट एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं, यदि पिछले 5 साल के क्वेश्चन को भी देखोगे तो 10% के आसपास ऑन एन एवरेज आ जाते हैं सिमिलर।
लेकिन यदि आप सिमिलर टॉपिक को लेके क्वेश्चन की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 30% चीज़ें वही होती है। जो टॉपिक पे क्वेश्चन बना है उसी टॉपिक के रिलेवेंट में ही क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसा होता है लगभग 30 to 40%। यू जस्ट रिमेंबर, लेट अस अंडरस्टैंड द इस तरह का जनरल टाइप एमसीक्यू पैटर्न होगा। डू यू थिंक दैट दिस क्वेश्चंस आर इजी? नो, दीज आर नॉट इजी। देखो, इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि ये ना टाइम कम लेते हैं रीडिंग में, लेकिन मैंने बता दिया कि 120 में से इस टाइप के क्वेश्चन की संख्या बड़ी मुश्किल से 40 to 50 ही होगा। तो इस कैटेगरी का 40 to 50 होगा, इससे आप सिलेक्शन नहीं कर सकते केवल इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं तो। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, क्वेश्चन आपको टाइम कम लगेगा, तो दिस कैन सेव ए टाइम। ये ना टाइम सेव करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी से हैंडल करते हैं। यदि आप ऐसा देखते हैं, टाइम की बात करें, चलो टाइम को भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। टाइम क्या होता है? तो टाइम होता है 120 मिनट। तो 120 मिनट है कितने क्वेश्चन के लिए? 120 क्वेश्चन के लिए। तो रूल क्या बनता है? 1 क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉट होता है, 1 क्वेश्चन के लिए टाइम होता है अलॉट होता है 1 मिनट। 1 मिनट, तो 1 मिनट मीन्स 50 सेकेंड। 50 सेकेंड अलॉट होता है, या फिर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि यदि 1 क्वेश्चन के लिए 50 सेकेंड अलॉट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन को रीडिंग में 50 सेकंड में रीडिंग नहीं कर सकते, तो इसको मान के चलो कि जो 50 सेकंड है उसका कितना टाइम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए करना है, ताकि क्योंकि देखो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम होना चाहिए 15 to 20 सेकेंड। और कितना टाइम सेव करना चाहिए? ट्राई टू सेव द ह्यूज, लगभग 40 सेकंड टाइम इस पे बचाना चाहिए। क्विक यदि आपका तरीका है तो एक इस तरह के जनरल टाइप क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड हैंडल करना होता है। 20 सेकंड। आपको बता दूं, कभी भी एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड मान के मत चलो। एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड मैक्सिमम अलॉट किया जाता है। जो 50 सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो और भी कई चीज़ों में कंज्यूम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, बाद में उस चीज़ को प्रोसेस में गुजरते हैं तो आपको काउंट करना होता है कि कितना क्वेश्चन आपने किया है, और भी अलग अलग कई बार टाइम मैनेजमेंट, स्टार्ट करने, पिक करने, कई बार ब्रेक लेने में हर क्वेश्चन के पीछे में 50 सेकंड को एक्सक्लूड करके चले। मैक्सिमम आप 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को करेंगे, यदि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स है फिर भी, तभी आप टाइम कर पाएंगे। दूसरा बात क्या है यहाँ पे कि जो 20 सेकंड क्वेश्चन देना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो नोट कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 20 सेकंड इस तरह के क्वेश्चन को देना है। चलो क्वेश्चन में थोड़ी बात कर दो। इन ऑर्गेनिज्म, देखो जब भी आप क्वेश्चन को हैंडल करोगे तो क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें ना पेंसिल से हो, जब वहाँ पे हैं तो पूरे टाइम में हाथ में माउस रख के टिक टिक मत करिए। चाहो जैसे ही लगता है या मन को ऐसा सेटअप करो, यहाँ पे जैसे पहले पेपर का होता था तो वहाँ पे हम मार्जिन करते थे अंडरलाइन की पॉइंट को। तो कैसे है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस, यानी यहाँ पे टारगेट में क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से हर क्वेश्चन में टारगेट क्या है, यानी यहाँ पे जो भी होंगे वो ये होंगे ऑर्गेनिज्म। तो इन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस, अब यहाँ पे है उस ऑर्गेनिज्म की फीचर, दैट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नॉन सिम्बियोटिकली, तो नॉन सिम्बियोटिक है। तो आप देखते हैं कि ये बाकी सारे सिमिलर होंगे, एक अलग होगा। तो राइजोबियम सिम्बियोटिक है, ये वेल नोन है।
अब ये आप जानते हैं फ्रैंकिया एजोला ये भी सिम्बियोटिक है। एग्जाम्पल इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर। तो मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको टैकल करना सिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, इसको टैकल करने का एक तरीका जानते हैं। राइजोबियम क्लियरली सिम्बियोटिक है, ये हम जानते हैं। एजोला ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट ए आंसर, दिस इज नॉट ए आंसर। नाउ यू डोंट नो अबाउट द फ्रैंकिया, यू हैव ए टू बट यू आर कन्फ्यूज। तो क्या अब ये क्या है, आउट ऑफ द 4 यदि आपने 2 को बाहर कर दिया तो अब आपके सफलता का चांस, सक्सेस का चांस कितना रह गया, 50%। तो 50% आप अनश्योर हो तो क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आंसर क्लियरली करना चाहिए। जब भी आप 50% श्योर शॉट हो जाते हैं तो क्वेश्चन को इन दोनों में से जो क्लोज है उसको करना चाहिए। तो ऑलवेज याद रखिए, यदि आप 50% में एश्योर हो जाते हो तभी आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ये लिमिट है कि यदि आपको एक पता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 50% भी आपको पता है और कि ये नहीं है दोनों ऑप्शन या ये दोनों में से कंफ्यूजन है, तो इस कंडीशन में आप इसे रिस्क ले सकते हैं, इसको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो आंख मूंद करके सभी क्वेश्चन को नहीं करना होता। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से आप कई को नहीं जानते, इसके बारे में श्योर होते कि ये सिम्बियोटिक है, लेकिन ये तीनों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो फिर यदि आप 4 में से केवल एक के बारे में जानते हैं तो सफलता का चांस केवल और केवल 25% है, और फेल होने का चांस क्या है, तो फेल का चांस है 75%। ऐसे में कभी भी अटेम्प्ट मत करो। जब आउट ऑफ द 4 केवल एक के बारे में श्योर हो तो वो नहीं करो, अटेम्प्ट मत करो। लेकिन यदि आप 4 में से 2 के बारे में श्योर हो तो बिल्कुल जाओ, ठीक है, ये याद रखना। दिस इज ए सम की पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए अनदर टाइप ऑफ, हाँ इसमें से किसी को कुछ पूछना है कि इस पैटर्न को, क्वेश्चन को, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस जनरल टाइप एमसीक्यू पैटर्न? नो? चले आगे चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। तो अगला होगा टू स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यू पैटर्न। टू स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट 1 एंड अनदर इज ए स्टेटमेंट 2, इस तरह का टू स्टेटमेंट दिया जाएगा। सेम यही पैटर्न रहता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। बार बार टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके आप इनके ना, इसको भी लगभग सेम होता है, कभी कभार चेंज कर सकते हैं लेकिन हमेशा ये सेम होते हैं। तो इनके भी बारे में समझ बनाना। पहला वाला ऑप्शन क्या होता है, 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, उसके बाद पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, इसके बाद पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। इसको आप माइंड में सेट करना होता है क्योंकि ये लगभग सिमिलर होते हैं। इट इज़ ए रेयर केस कि इसको जो है घुमा के पूछते हैं, अदरवाइज ये लगभग क्लियरिटी के साथ में ये क्लियर रहता ही है। तो ऑलवेज इसमें क्या है, सिंपल से 2 तरीके होते हैं। सब पहले इस तरह के क्वेश्चन को टाइम आपके कितना अलॉट किया है, आप अलॉट करते हैं 45 सेकेंड कि इसको 45 सेकंड में हैंडल करना है। लेकिन आप इसको 45 सेकंड में, ये तो आपको मैक्सिमम टाइम अलॉटेड है, मतलब इतना करना चाहिए, इतना टाइम में मैक्सिमम इतना टाइम होना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको करने के लिए जो समय लगना चाहिए वो है 30 सेकंड। 30 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। तो टाइम नोट कर लो कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देना है 30 सेकंड। 30 सेकंड में इसको करना है। अब इसको हैंडल कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं वेटेज देता हूँ हद से ज़्यादा। और देखिए आपको 120 क्वेश्चन है, इस 120 क्वेश्चन का
अराउंड द 20 जो क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न के होते हैं। 20 क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चन एक बड़ा मार्क है, ये बड़ा एरिया है। और 20 क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, ये अच्छा स्कोरिंग होता है, इसमें भी कंपैरेटिवली कम मेहनत लगता है। नाउ वन थिंग टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, ये जानते हैं। यहाँ पे जब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों होता है तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, या तो करेक्ट है या तो रॉन्ग है, या तो करेक्ट है या तो रॉन्ग है, बस इसी को जानना होता है, इसमें बाकी चीज़ें कुछ करना नहीं होता। तो जब भी आप एश्योर करते हो कि ये दोनों चीज़ें में क्या है तो फिर ये आंसर हो जाता है। जैसे दोनों सही तो ये सही, दोनों गलत तो ये, एक सही एक गलत, पहला गलत दूसरा सही, तो केवल इतना करना होता है, इजी। अब मैं आपको मान के चलता हूँ, ये लेना चाहिए लगभग कितना मिनट, तो ये लेना चाहिए 10 सेकंड फॉर रीडिंग, ये लेना चाहिए 10 सेकंड फॉर रीडिंग में। और उसके बाद होता है 10 सेकंड है कंक्लूड करके केवल टिक रॉन्ग करने में। ये होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम को। यदि आप इस टाइम को ऐसा घड़ी रख करके आदत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस तरह से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं इसको डील करने का। क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन एज द लाइट इज नॉट नेसेसरी। आपको बता दूं, इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लगभग इसके देखो, ये एक स्टेटमेंट है, कितने वर्ड का बना है, तो वर्ड बना है देखो, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ड से एक स्टेटमेंट बना है। 80 to 90% केस में ये लाइन 100% ओरिजिनल रहता है। ओरिजिनल इस लाइन के 80 to 90% जो वर्ड होते हैं वो क्या रहते हैं, करेक्ट रहते हैं। 80 to 90%, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, या तो ऐसा मान के ही चलो इस दोनों में से लगभग 100 है, 100% वर्ड 100% वर्ड्स हैं वो करेक्ट ही हैं, ऐसा आप एज्यूम करके चलो, ऐसा आप क्या करके चलो, एज्यूम करके चलो। अब 100% करेक्ट है, केवल और केवल एक या दो, कितना मैंने कहा, 2 से 3 वर्ड ऐसा देखो जो कंफ्यूज करेगा, उसको अपोजिट बनाएगा। जैसे मान के चलो इस वाले स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉट लगा है, तो डेफिनेटली ये नॉट को ज़बरदस्ती इंसर्ट किया गया होगा ताकि वो क्वेश्चन रॉन्ग बन जाए। जनरली वो ऐसा करते हैं क्वेश्चन बनाने वाला एग्जैक्टली किताब से ये स्टेटमेंट 100% एग्जैक्ट रखता है। एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्ट किताब लाइन, वो कुछ भी चेंज नहीं करते, स्टेटमेंट को पहले पिक किया जाता है, कुछ भी चेंज नहीं करते। बायोलॉजी का होता है तो वो एनसीईआरटी पिक करते हैं यदि यूजी लेवल का है। बहुत सारे पीजी लेवल में भी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स है, एनसीईआरटी किताब से करते हैं। एग्रीकल्चर में स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं, उस स्टैंडर्ड बुक जैसे मान के चलो प्लांट साइंस माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन के लिए बीडी सिंह स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, तो उससे या एनसीईआरटी से एग्जैक्ट 100% लाइन को उठाया जाएगा, एग्जैक्टली टू स्टेटमेंट उठाया जाता है, कुछ भी बिना चेंज किए बिना। और उसके बाद जब दोनों को रख लिया जाता है तब कहीं जाकर के ये तय करते हैं कि किसको मुझे आंसर करना है। अब जैसे मान के चलो कि हमने इसको आंसर कर दिया कि ये हमारा ओरिजिनल आंसर है सी, तो ये क्या कहता है, करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। ऐसे में करना क्या होता है, सामने वाला इसको कुछ नहीं करेगा, इस वाले को रॉन्ग बनाएगा। अब यहाँ पे जो रॉन्ग है ना, रॉन्ग बनाने के क्या क्या तरीके हैं, यदि इसमें ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है
तो उस नॉट को रिमूव कर देगा तो वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। यदि इफ स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो बेवजह इसमें नॉट डाल देंगे रॉन्ग बनाने के लिए। तो पहला तरीका होता है नॉट का खेल, NOT, नॉट डाल करके उसको रॉन्ग और राइट बनाना। दूसरा जो कॉमन टर्म है जो रॉन्ग और राइट बनाते हैं वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं इंक्रीज एक शब्द है और इंक्रीज होगा ऑलरेडी ओरिजिनल लाइन में करेक्ट स्टेट में इंक्रीज है, इसका अपोजिट डाल दिया जाएगा डिक्रीज, ये होता है। दूसरा ऐसे स्टेटमेंट में सामने वाला मोर लिखा हुआ है तो उसे लेस से चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा, केवल इतना भर होगा मैक्सिमम केस में, लेस है वो मोर। तो जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, नॉट देख लिए या फिर इंक्रीज या डिक्रीज देख लिए, मोर या लेस देख लिए, तो पक्का उसी के ही ऊपर स्ट्रेस दो, उसी वर्ड को समझने की कोशिश करो कि वो वर्ड फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में। तीसरा एक जो तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का वो होता है अपोजिट वर्ड। आप सिनोनिम और एंटोनिम्स पढ़ें, यानी अपोजिट वर्ड, तो एंटोनिम्स है उसका यूज़ किया जाता है उस स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल है, अभी मैंने बताया इंक्रीज का डिक्रीज कर देंगे, मोर का लेस कर देंगे, लेकिन अब क्या होता है चीज़ों में भी रहता है, केवल यही कंट्रास्ट वर्ड, यही अपोजिट वर्ड नहीं होते। यहाँ पे कोई चीज़ है, जैसे वहाँ पे एक आपको बताता हूँ शब्द है, ऑक्सीडेशन शब्द लिखा है, इसके जो अपोजिट वर्ड आपको क्या लगता है, तो ऑक्सीडेशन शब्द होगा, रॉन्ग बनाने के लिए उसके जगह में रिडक्शन लिख दिया जाएगा, रिडक्शन। तो आपको ना ऐसे कीवर्ड को देखना होता है जिसके अपोजिट होने के चांस रहते हैं, अपोजिट बना दिया जाता है। एक और वो लोग काम करते हैं जो टारगेट करते हैं, वो होता है वर्ब को। इस स्टेटमेंट में जो वर्ब है इसका अपोजिट वर्ब कर देते हैं, ये एक है। एक और तरीका है जो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट को कभी कभी बदल देते हैं, ठीक है, कभी कभी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ स्टेटमेंट का। एक स्टेटमेंट था कि पोटैटो इज प्रोपोगेटेड बाय ए सेक्सुअल मेथड। तो उन्होंने क्या किया था, इसको काट दिया था, ए को केवल सेक्सुअल रख दिया था। तो जैसे यहाँ पे सेक्सुअल का अपोजिट क्या होता है, ए सेक्सुअल होता है, ए सेक्सुअल। इसी तरह से वो छेड़खानी करते हैं। ये ओवरऑल क्लियर कट और गेनिंग होता है। इस तरह के क्वेश्चन को बड़े नहीं समझना है, टाइम पे करना है समय। इससे आप क्या क्या करेंगे, समय भी बचाएंगे। 30 सेकंड में आप करते हैं तो फिर आपका 15 सेकंड का टाइम बचेगा, यू ऑलवेज रिमेंबर, तो समय बचेगा। ये वाला आपको इंश्योर करना चाहिए कि ये आपके फेवर में ही गिरे, क्योंकि ये अच्छा स्कोर देते हैं, इसलिए इसको पक्का पक्का वाला अपना साथी समझिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। टू स्टेटमेंट दिया गया है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड द डार्क रिएक्शन एज द लाइट इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। यदि आप डार्क रिएक्शन के बारे में जानते हैं तो एग्जैक्टली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि विथ एनर्जी सप्लाइड बाय द एटीपी, जो एनर्जी सप्लाइड होता है एटीपी से, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब सेकंड डार्क रिएक्शन में जब लाइट रिएक्शन का एनर्जी आता है एटीपी से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं करता। यहाँ ऑक्सीजन की बात करना ही दिक्कत वाली बात है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जरूर बनाता है, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि कंबाइन विद द ऑक्सीजन। तो जो भी इस थ्योरी को समझता है वो जानता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं रहता। इस आधार पे
इफ स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसको परफेक्ट है, इसका मतलब होगा ये आंसर। तो ये तरीका हुआ इसको हैंडल करने का। किसी को इफ टाइप के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक रहा मल्टीपल इफ स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यू। अब देखो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, पहले वाले में केवल 2 इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट होते हैं। कितना लगभग? तो आंसर है मिनिमम 4 एंड 5 to 6 जनरली। इनका एक बेसिक ट्रेंड है, ये ए बी सी डी और ए। कई बार देखा गया है 3 भी रहता है, लेकिन ना जनरली इसकी टोटल जो संख्या, मल्टीपल कहने का मतलब है 2 से ज़्यादा, यानी इनकी संख्या होता है 3। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 4 या फिर 5 ही रहते हैं, कभी कभी 3 हो सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या है 4 या 5। जेआरएफ में सबसे ज़्यादा होता है 4 की संख्या में, जैसे इस एग्जाम्पल में भी 4 हैं। इस तरह के क्वेश्चन की बात करो तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 होते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये जो 4 इफ स्टेटमेंट होते हैं, 4 या 5 इफ स्टेटमेंट, ये ना शॉर्ट लेंथ होते हैं, छोटे छोटे लेंथ के होते हैं। तो शॉर्ट लेंथ होते हैं, एक एक जो है पढ़ने में टाइम कितना लेता है, तो 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड और 5 सेकंड, 5-5 सेकंड में आप फिनिश कर सकते हैं रीडिंग। और फिर बचा क्या, ये कितना हो गया 20 सेकंड, बचा क्या 10 सेकंड। ये जो 10 सेकंड है उसमें फाइनल डिसीजन होता है। तो ओवरऑल इसको भी 30 सेकंड में आपको हैंडल करना आना चाहिए, 45 सेकंड के बजाय। तो 45 सेकंड में आप के बजाय 30 सेकंड में करते हैं, तो ये भी सेव करेगा कितना टाइम, तो ये सेव करेगा 15 सेकंड आराम से। तो 10 to 15 सेकंड इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में इस तरह के क्वेश्चन में कितने वर्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 5 to 7 ही ज़्यादातर होते हैं वर्ड। ये इसे कहते हैं शॉर्ट लेंथ वन लाइनर, तो इन्हीं को बनाया जाता है। हमारे नोट्स देखोगे तो ज़्यादातर नोट्स ऐसा ही बनाया जाता है वन लाइनर को लेकर के। तो बेसिकली यदि आप वन लाइनर के आदी हैं, अब देखो जो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे आउट ऑफ द 20, मैंने आपको कहा कि 20 होते हैं। ये जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी भी संख्या लगभग 15 होती है आउट ऑफ द 120। तो सोच के देखो कि डायरेक्टली स्टेटमेंट जिसमें आपको एक ही एक्टिविटी करना है कि ये करेक्ट है या फिर ये रॉन्ग है, यही एक्टिविटी करना है। ऐसे टोटल क्वेश्चन टोटल कितने हो जाते हैं, 22 स्टेटमेंट वाले और लगभग 15 होते हैं ये 5 स्टेटमेंट वाले। इन दोनों को मिला दोगे तो आउट ऑफ द 120 लगभग होता है 35 एमसीक्यू होता है, वो स्टेटमेंट वाले होते हैं। और केवल ये तय करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, ये भी आपके फेवर में ही गिरते हैं, इनको टैकल करना जानोगे तो। इसमें क्या होता है, इसमें हल्का सा कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन वो कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है कि जब फाइनल 10 सेकंड में कंक्लूड करते हैं तो इनमें से आपको एलिमिनेशन गेम खेलना पड़ता है, एलिमिनेट करना होता है कि आप किस ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, इन चारों में से एलिमिनेट कर करके चलना पड़ता है बेस्ड ऑन योर दिस। तो चलिए इसको कैसा टैकल करना चाहिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले गिवन बिलो इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेला होता है, गेम। क्या होता है गेम, कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन से हैं, लेकिन इस जगह में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है इन 5 ऑप्शन में से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है।
लेकिन दिक्कत तब होती है जब इसको डायरेक्टली वो लिख देगा इनकरेक्ट। स्टूडेंट जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते और वो क्या करते हैं, करेक्ट पूछा गया होगा बोल के वो करेक्ट वाले को ही टिक कर देते हैं और उन्हीं को ही आंसर करके टिक कर देते हैं। जबकि यहाँ पे ध्यान देना होता है कि करेक्ट या इनकरेक्ट लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। मेरा सुझाव है कि आपके सामने एक पेन और पेंसिल और एक छोटा सा पेपर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे आप थोड़ी बहुत मार्किंग कर सकें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मार्किंग मतलब क्वेश्चन नंबर को लेकर के कि हिंट टाइप का आप कर सकते हैं एक्टिविटी। नाउ गिवन बिलो इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो, यूरिया कंटेन 46% नाइट्रोजन। ऑलवेज क्वेश्चन का लेंथ ज़्यादा दिखता है, लगता है पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन को देखेंगे तो बहुत ही सिंपल टाइप के स्टेटमेंट रहते हैं, शॉर्ट लेंथ, पढ़ने में भी टाइम नहीं लगता, समझने में भी टाइम नहीं लगता। 5 सेकंड में आराम से उसको पढ़ सकते हैं विद इन 5 सेकंड। जैसे यहाँ पे लिखा है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल सही है। सिंगल सुपर फास्फेट में 15% P2O5 होता है, बिल्कुल सही है। म्यूरेट ऑफ पोटास में 50% K2O होता है, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही निकला। डीएपी में नाइट्रोजन 50% होता है, ये गलत है। ये कितना होता है, तो डीएपी में नाइट्रोजन होता है 18%। तो इस तरह से आपने देखा ए बी सी सही है। तो पहला वाला ए बी सी सही है, इसको आप पकड़ ले रहे हैं। लेकिन आप केवल ऐसा होता कि केवल आप इसको पकड़ पा रहे हैं कि डीएपी में 60% नहीं होता, नाइट्रोजन 18% होता है। तो एक को भी जान जाते कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, तो सोचो कि डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, इसी को ही काट देते इसी के आधार पे, तो भी पता चल जाता, क्योंकि फिर और कुछ बचता ही नहीं। तो आपको ऑप्शन के आधार पे, जैसे मान के चलो आपने ना ये वाला ऑप्शन डीएपी वाला यहाँ दे दिया गया है ए में, मतलब ऊपर में, और फिर ऐसा कर दिया जाता, ऐसे कंडीशन में आपको पहला ही एक पता चल जाता कि कौन क्लियरली पता है कि वो रॉन्ग है। तो फिर वो रॉन्ग है, उसके आधार पे कह सकते हैं कि डी रॉन्ग है, तो इसमें डी है यानी ये नहीं हो सकता, इसमें डी है यानी ये नहीं हो सकता, इसमें डी है ये नहीं हो सकता। इस तरह से चीज़ें करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे ए ये 3 में है, यदि ये यहाँ पे भी होता तो इसको पढ़ के टाइम बर्बाद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यदि वो चारों में ए है यानी कि सामने वाला स्टेटमेंट ए को सही मान के बैठा है, तभी तो चारों ऑप्शन में दिया है। तो टाइम यहाँ बचा लेते हैं, उस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना पड़ता जो चारों में है, याद रखना। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ज़्यादातर पढ़ो उसको जो ज़्यादातर चीज़ों में है कॉमन। तो जैसे यहाँ तो इक्वल टाइप का बांट दिया गया है कि सी इन तीनों में है, एक को भी रॉन्ग पकड़ते आपको पता चल जाता कि कौन आंसर है। तो इसी तरह से आप देखो कि कौन से ए 3 बार है, इसी तरह से कौन सा नंबर है वो मैक्सिमम टाइम है, उसको पढ़ोगे, उसके बारे में आपको हिंट पता चल जाता है कि यह है या नहीं है, तो फिर आपका खेल आसान हो जाता है। यदि वो जो 3 में है वो रॉन्ग निकला तो उन तीनों में है उसको काट दीजिए। जैसे मुझे पता चला कि डी रॉन्ग है तो मैंने इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, फिर मुझे समझ में आ गया कि आंसर तो ये है। तो जो ज़्यादा तीनों में है उसी को पहले पकड़िए, यदि उसमें श्योरिटी बनती है तो फिर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये बहुत स्कोरिंग होता है, याद रखना। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न, so that I can ahead? Okay, now I am going to talk about another type of question, मैथ्स टाइप MCQ पैटर्न। अब जो मैथ्स टाइप MCQ पैटर्न है उसकी खासियत क्या है, देखो सिंपल है ये, इसके बारे में समझ बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं लिफ्ट 1 लिफ्ट 2 और उन्हें मैच करना है। लिफ्ट 1 लिफ्ट 2, यहाँ पे एक चीज़ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे क्राब दिया गया है,
यहाँ पे उनकी वाटर रिक्वायरमेंट दिया गया है। ज़्यादातर यहाँ पे करेक्ट आंसर है वही पूछा जाएगा, कभी भी इनकरेक्ट को तो पूछा नहीं जाएगा, करेक्ट ही पूछा जाएगा। तो इसके ना यहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, पहले यहाँ पे जाना है। अब इसमें मैच करना है। मैच में इसमें भी क्या होता है, आप बारीकी से देखो उसको जिसमें आप 100% श्योर जाते हो। एक बार इसको ना सुपरफिशियली मैच को देखो कि किसमें आप 100% श्योर हो, और उसको आप जान जाते हो तो फिर आप इधर पे जाना होता है एक को लेकर के, एक को लेकर के आगे बढ़ना है और ट्राई करो कि इनमें से कम आपका बेस्ट निकले। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मुझे कहते हैं तो मुझे ना इफ मैच में, इस पर्टिकुलर मैच में एक चीज़ पता है, बाकी चीज़ नहीं पता, कि जो भी क्रॉप है राइस, शुगर केन, मेज एंड व्हीट, इन सब में सबसे ज़्यादा क्रॉप ड्यूरेशन होता है शुगर केन का, इसलिए उसका सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं ये मान के चल गया कि वाटर रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा किसका है, गन्ने का, क्योंकि इसी का क्रॉप ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। राइस है 4 महीने का क्रॉप है, ये सभी के सभी, और ये ज़्यादातर होते हैं 18 मंथ का या 12th मंथ का। तो देखो हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट इसका है। तो अब ये देखो कि इधर पे वाटर रिक्वायरमेंट हाईएस्ट कौन सा है, ये रहा 150 to 250 सेंटीमीटर में। मिलीमीटर में होता तो एक जीरो और हो जाता और इधर पे एक जीरो हो जाता। तो मैंने ये जाना कि ये हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट की वैल्यू है, इसका आंसर बी है। इतना बस मैंने जाना एक हिंट के बलबूते में। अब ये क्या होगा कि देखो ये जो भी ऑप्शन है मैं सीधा बी पे चलूंगा, ये वाले बी हैं, तो बी का श्योर हूं मैं कि ये तीसरा नंबर है। तो अब क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि बी का सेकंड है, तो मैंने इसको काट दिया। दूसरा बी का 4 है तो ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दिया। अब मुझे बाकी चीज़ें नहीं भी पता होगा, नहीं भी पता होगा, तो अब मुझे या तो ए है या बी है, तो मैं इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि 50% है, ये मेरे फेवर में आ चुका। देखो मैंने कैसे हैंडल किया, एक हिंट से इस क्वेश्चन को मैं अपनी फेवर में ले सकता हूँ। 50% मैंने चांस बना लिया कि इसका आंसर मुझे पता है, क्योंकि मैं एक को ही ढंग कर निकाल लिया। और क्लोज जाना चाहते हैं तो देखो व्हीट, मेज और राइस में, इन तीनों में दूसरे नंबर का जो वाटर रिक्वायरमेंट होगा वो राइस का होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पानी लेता है। तो अब इनमें वैल्यू कौन सा है, ये है, ये वाला। इससे साफ पता चलता है कि राइस की वाटर रिक्वायरमेंट है वो ये है। ए का होगा डी, ए का होगा 4, तो ये रहा ए का रहा 4, यानी ये वाला भी गया खत्म और ये भी गया, आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से आप क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आपको मैं बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन आपके दोस्त होते हैं, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू टेकल देम। ये वाला जो क्वेश्चन है वो टाइम लेता है जनरली 25 सेकंड के आसपास, और लगभग 20 सेकंड है वो सेव करेगा, बचाएगा 20 सेकंड। आदत करो 25 का। और इस टाइप के MCQ आउट ऑफ द 120 कितना रहेंगे, तो लगभग 15 to 20 क्वेश्चन होते हैं वो MCQ होता है। ये बहुत बड़ा चंक है, याद रखना 15 to 20 क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा। और इन्हें ना हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। लगातार चीज़ों को देखते रहते हो, पैटर्न को समझते रहते हो, क्योंकि ये पैटर्न है, याद करने से भी ज़्यादा ये पैटर्न है। पैटर्न समझते रहोगे तो चीज़ें आपसे निकल जाएगी। लगातार बहुत तरह के मैथ्स MCQ प्रैक्टिस करोगे तो आदत डेवलप हो जाती है। उन क्वेश्चन में हैंडल करते करते ना पैटर्न को समझना पड़ता है कि हाउ यू कैन गो। तो 15 to 20 क्वेश्चन है वो बड़ा चंक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हैंडल करना चाहिए। ये आपके दोस्त एरिया में आते हैं, इनको कभी भी मत छोड़ो, ये आपको श्योर शार्ट क्वेश्चन बना के देते हैं, याद रखना। देखने में बड़ा लगता है लेकिन होते नहीं है बड़ा, बिल्कुल आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप MCQ।
यही है जिसके लिए अभी तक हम लोग समय बचाते आए हैं, क्योंकि इसके लिए टाइम अलॉट किया गया है 45 सेकंड। हमने इतना को टाइम लेके चला है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन 45 सेकंड में नहीं हो पाते। ये लगभग एग्जैक्टली 60 सेकंड से लेकर के 75 सेकंड, यानी कि ये टाइम खाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जो भी आपने समय बचाया है वो इसी के लिए बचाया है, इसी के क्वेश्चन को ही ज़्यादा समय देना होता है। अब इसका मैं एलोकेशन कहता हूँ। आउट ऑफ द 120 क्वेश्चन MCQ, इस क्वेश्चन की संख्या होती है बड़ी मुश्किल से 5 से 7 के बीच में असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं आज के टाइम पे। कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन। लेकिन ये 5 to 7 क्वेश्चन को टेकल करने की बात है तो इसी में 80% स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को अपने फेवर में कर पाना ऑलमोस्ट टफ टास्क का होता है, इम्पॉसिबल टास्क का होता है। 80% स्टूडेंट फेल होते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, टेकल करने में। आइए समझते हैं क्यों। देखो, टाइम मैंने बता दिया कि टाइम ज़्यादा लेता है, समय ज़्यादा लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम फेल होता है। इनमें से यदि आप 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को भी अपने फेवर में कर लेते हैं तो पर भी आप विनर होते हैं, आपकी JRF निकल सकती है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। जब भी आप असर्शन और रीजन क्वेश्चन को देखते हैं तो आप याद रखना ये क्या होते हैं। सबसे पहले इसके जो 4 ऑप्शन हैं उसको आप दिमाग में सेट करो, क्योंकि लगभग यही पूछा जाएगा सभी के लिए। क्या होता है पहला वाला और दूसरा स्टेटमेंट? देखो होते क्या हैं ये पहले जानो। 1 मिनट के लिए इसको काट दो, इसको काट दो। ये एक स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। तो जब भी ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं, और स्टेटमेंट की कहानी मैंने पहले में बता दी। स्टेटमेंट है उनमें चेक करना होता है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो पहला काम एज ए स्टेटमेंट दोनों को रॉन्ग और राइट को चेक करना है, क्योंकि देखो इतना भी काम कर लेते हैं और आगे का स्टेप नहीं फॉलो कर पाते। जब ये चेक कर लेते हैं तो अगला क्या स्टेट होता है कि असर्शन है क्या, जो रीज़न है वो रीज़न असर्शन के लिए, असर्शन या स्टेटमेंट के लिए करेक्ट रीज़न बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ देखो पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, रॉन्ग और राइट चूज करना। दूसरा ये तय करना, डिटरमाइन करना कि क्या वो रीज़न है। तो अक्सर जो होता है वो इसी जगह में फेल हो जाते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट आप कर सकते हैं कि रॉन्ग और राइट है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब भी रॉन्ग और राइट तय करना है तो आपका दोस्त हो जाता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ टाइम एलोकेशन। जब इसको ना आप स्टेटमेंट 1 लिख लो, स्टेटमेंट 2 लिख लो और टाइम दो, तो ये वाला जो टाइम है पढ़ने में टाइम लगेगा 15 सेकंड, 15 सेकंड। ये वाला टाइम लगेगा 15 सेकंड। कितना टाइम हो गया दोनों को पढ़ने में? तो ये हो गया 30 सेकंड, 30 सेकंड इसमें लगते हैं। अब होता है 10 सेकंड में ये तय करो कि दोनों रॉन्ग है या राइट है, फाइनल वर्डिक्ट पढ़ने के बाद। तो अब टोटल हो गया कितना? 40 सेकंड आपका गया, 40 सेकंड गया केवल ये तय करने में कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप जानते हैं कि 40 सेकंड में यदि ये तय कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो पर भी ये आंसर आपके फेवर में गिरेगा। लेट अस अंडरस्टैंड कैसे कैसे होता है ये। क्योंकि आप 40 सेकंड में ये तय कर लेते हैं तो बाकी जो 15 सेकंड है, 15 सेकंड है या 20 सेकंड है, इसमें आपको दिमाग लगाना है असर्शन का सही रीज़न है या नहीं है। माना ये पोर्शन आप छोड़ दोगे, नहीं कर पाओगे, तो क्या आप ये तय करोगे केवल करेक्ट और रॉन्ग है या करेक्ट है, ये तय कर लोगे 40 to 45 सेकंड में, तो ये आपका दोस्त हुआ या नहीं हुआ, या फिर ये हुआ या नहीं हुआ कि इससे आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं इस एस्पेक्ट पे।
तो जैसे ही आप इसको असर्शन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 समझते हैं, तो आप देखो ऑप्शन क्या है। जब दोनों आपको सही सही निकला तो ना पहला वाला ये वाला है, देखो ये वाला आप नहीं कर पाओगे। यदि ऐसा पता चला कि ये सही है और ये सही है, उस कंडीशन में दोनों सही है, तो आप क्या हो जाएगा, दोनों सही पता चला तो ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि दोनों ऐसा कहते हैं एक सही है एक गलत है, एक गलत है एक सही है। तो यदि ये पता चला कि दोनों सही हैं, तो आपका इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। आप एक्सप्लेनेशन है ये या नहीं है ये नहीं जानते, मत जानिए, कोई बात नहीं है। केवल स्टेटमेंट सही है या सही है तो आप आंख मूंद करके 50% विनिंग पॉइंट में आ चुके हैं। एक को आप टिक मार दो, दैट्स ऑल। क्योंकि 50% में चांस लेना है, तो 50% में चांस लेना है तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखो, आप उसको पक्का कर दो। चलो आपने ऐसा किया कि इसको ना आप असर्शन माने, सॉरी, इसको आपने स्टेटमेंट 1 को राइट किया, स्टेटमेंट 2 है, इसको आपने, इसको जो है आपने क्या किया, इसको ये रॉन्ग है, इतना में भी आप श्योर हैं। इसको यदि आपने राइट समझा, इसको रॉन्ग समझा, तो यहाँ पे आप वेरी मच श्योर हो जाते हैं। कैसे वेरी मच श्योर हो जाते हैं, यहाँ तो दोनों सही है कट गया, यहाँ दोनों सही है कट गया, दोनों तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ये पता चला कि ये सही है ये गलत है, तो पक्का ये वाला आंसर होगा। या उल्टा हुआ कि ये जो है गलत है ये सही है, तो पक्का ये हुआ। तो देखो केवल और केवल इसके ये तय करने में कि ये स्टेटमेंट के रूप में ये सही है गलत है, सही है गलत है, ये वाला क्वेश्चन टेकल हो जाता है। 90% लोग, स्टूडेंट लोग इस तरीका से इस क्वेश्चन को देखते ही नहीं है। आप इस क्वेश्चन का ये वाला स्टेटमेंट को गायब कर दो, इसको ना स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 समझो, और जैसे मैंने कहा एज ए स्टेटमेंट करो। इस क्वेश्चन की संख्या 5 to 7 होती है, तो अब टोटल अभी मैंने बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दोनों टाइप, टू स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट को मिला के 35 to 40 MCQ हो गया था आउट ऑफ द 120। यदि इस 5 को मिला दोगे तो लगभग हो जाएगा 45 स्टेटमेंट। लगभग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो 45 to 50 MCQ होते हैं आउट ऑफ द 120। वो बहुत बड़ा चंक है यदि आप उसको डील करना जानोगे, उसको हैंडल करना जानोगे तो। और यही वजह है कि हम लोग जितने भी स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, सब स्मार्ट नोट्स में मैक्सिमम चीज़ होती है वो किस टाइप का होता है, स्टेटमेंट बेस्ड होता है, ताकि आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं उसको मगअप करवा दें, उसको समझ बनवा दें। स्मार्ट नोट्स जो हमारे होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्मार्ट नोट आप प्लांट साइंस, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस जो भी होते हैं JRF SRF के लिए, ठीक है। अब रहा, यदि आपको इस क्वेश्चन को एश्योर होना है, 100% ट्राई करना है, तो आप ट्राई कर सकते हैं टू बी द वेरी मच एश्योर। लेकिन नहीं करना है तो स्केप करिए, आगे बढ़िए, मत सोचिए 50% तक आ गया या फिर रॉन्ग और राइट पता चल गया तो आप आंसर कर सकते हैं। याद रखना असर्शन और रीजन जनरली क्या होते हैं, पकड़ना काफ़ी कठिन होते हैं, क्योंकि इन दोनों में तालमेल बिठाना मुश्किल ही होता है। सामने वाला असर्शन, मतलब असर्शन और रीजन कौन सा चीज़ बनता है, जब भी ऐसा लंबा हो, एक लंबा इतना, ये लंबा ये और ये लंबा हो ये, तो याद रखना ज़्यादातर ऐसे दोनों स्टेटमेंट लंबे होते हैं, तो ये दोनों ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ये वाला स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट होता है और ये वाला स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ये ज़्यादातर दोनों स्टेटमेंट लॉन्ग होते हैं, तो मान के चलो कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। जानबूझ के एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर है, वो दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को रख करके आपको कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा ही होता है। जानते हैं कि जब भी आप NCERT या कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हैं, उन किताबों में जहाँ पे हैंस लिखा रहता है, जहाँ पे बिकॉज लिखा रहता है, जहाँ पे ड्यू टू लिखा रहता है,
मैक्सिमम टाइम में यही कीवर्ड होते हैं जहां से दो अलग अलग टूटता है, और पहला वाला हिस्सा होता है वो एसर्शन बनता है, और बिकॉज के बाद जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो रीजन बनता है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं बुक, तो हैंस, बिकॉज, ड्यू टू, देयरफॉर, यही चार वर्ड हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में बनते हैं। लेकिन वो किसी भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जिसमें बिकॉज, हैंस, देयरफॉर, ड्यू टू लिखा होता है, उसको हटाते ही, दो स्टेटमेंट बनाते ही दोनों का लेंथ छोटा हो जाता है। दोनों का लेंथ छोटा हो जाता है, तो ज़्यादातर जब ये दोनों स्टेटमेंट छोटे छोटे लेंथ के रहेंगे तो चांस रहेगा कि एक है वो दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, दोनों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यही मेन तरीका है। ये वाला थोड़ा अपवाद है कि ये वाला स्टेटमेंट लंबा चौड़ा है, ये भी लंबा चौड़ा है, उसके बावजूद भी ये वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यदि आप बारीकी से इसको देखेंगे तो। अदरवाइज मोस्टली वही फॉलो होता है जो मैंने आपको गाइड किया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका दोस्त होगा और आपके फेवर में गिरेगा। अगला जो स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं मैं, ये रहा करेक्ट सीक्वेंस टाइप एमसीक्यू। यहाँ पे सीक्वेंस होता है, तो ज़्यादातर इस क्वेश्चन आउट ऑफ द 120 क्वेश्चन इसकी संख्या होती है बड़ी मुश्किल से 4 से 5 होती है। 4 से 5, कभी कभी ये 2 या 1 ही रहते हैं, लेकिन चांस रहता है कि आउट ऑफ द 120 इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डील। जब भी आप किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्टेप होता है या फिर मिथोडोलॉजी होती है। ज़्यादातर मिथोडोलॉजी या स्टेप होता है, उनमें ना फॉलो होता है वो होता है सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंस को ही ध्यान में रखना पड़ता है। यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर में एक मेथड है जैम जेली बनाने का, तो जैम जेली बनाने में जो मेथड है वो करेक्ट सीक्वेंस के क्वेश्चन में बनेंगे। उसके जो स्टेप है उनको रख दिया जाता है हॉर्टिकल्चर जीआरएफी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे एक सोयल के अंदर में सोयल साइंस का एक क्वेश्चन है कि जब भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है मिट्टी के अंदर में, तो कौन सी करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, ये रहा सोयल, ये रहा प्लांट, और मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला यहाँ 4 स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। क्या है नाइट्रिफिकेशन? इस प्रक्रिया में जो अमोनियम आयन है NH4+ आयन, ये कन्वर्ट होता है किसमें, यहाँ जमीन के अंदर में जो NH4 है आयन है, अमोनियम आयन, ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में NO3 आयन में। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज ए डीनाइट्रिफिकेशन। आप ये जानिए कि यहाँ पे मैं एक चीज़ को मिटा देता हूँ पहले, तो ये वाला गलत था। ओके, तो आपको एक चीज़ जानना चाहिए, एक चीज़ जान लेना चाहिए कि देखो हाइड्रोलिसिस क्या है। तो जब भी आप, जैसे आपने यूरिया डाला, तो जो यूरिया डाले हैं ये यूरिया धीरे से कन्वर्ट होता है किसमें, NH3 में, NH3 में। बाद में ये कन्वर्ट होता है इसमें। जैसे ये यूरिया है, यूरिया अमोनियम आयन में अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर अमोनियम आयन में। इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये वाला स्टेप है हाइड्रोलिसिस का। तो हाइड्रोलिसिस ये होता है, और फिर ये उसके बाद अगला क्या है स्टेप का, ये जो नाइट्रेट है ये इस तरह से बैक्टीरिया बैसिलस की वजह से एटमॉस्फेयर में गायब हो जाते हैं N2O में, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और फिर ये नाइट्रेट है नीचे ग्राउंड वाटर में लीच जाता है, ग्राउंड वाटर में। तो ये, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है कि यूरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, तो क्या क्या सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलिसिस है जो यहाँ पे हो रहा था वो पहला है, हाइड्रोलिसिस पहला स्टेप है। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तो ये दूसरा है, यानी C पहले होता है, फिर उसके बाद होता है A नाइट्रिफिकेशन, फिर बाकी का ये वाला। तो देखो C और A पहला है, C और A इसी में है, इनमें किसी में भी नहीं है, तो आंसर खत्म।
सी और ए इसके आंसर होंगे। ये तभी पता चलता है जब सीक्वेंस है। अब पूरे नोट्स में इस तरह के सीक्वेंस कितने जगह में होते हैं आप जान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे टाइम एलोकेट करना है। अब आपको बता दूं, जब भी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ और बताना था, टाइम क्या होता है। इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको 45 सेकंड में से कितना टाइम आपको अलॉट करना चाहिए। लगभग ये 45 सेकंड का टाइम ले जाता है पढ़ने में, और इसके लिए 10 सेकंड आप निकाल लो प्रोसेस करके आंसर में पहुंचने में। लगभग ये पूरे का 50 सेकंड ले जाता है, यानी ये 45 सेकंड का समय और 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है, यानी बचाया हुआ समय है इसमें खपत होगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि जो भी आप समय बचाए हो वो समय ये कंज्यूम करेगा, इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को आपको देना है। उम्मीद है कि आप इस 1 घंटे के क्लास में समझ पाए होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को टेकल करना चाहिए आपके ICAR, JRF, SRF में अच्छे स्कोर खड़ा करने के लिए या अच्छा स्कोर बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? डियर स्टूडेंट, यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए 2026 के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज एग्रोनॉमी का दे सकते हैं। इसमें 10-50 क्वेश्चन का यूनिट वाइज टेस्ट है और 5 फुल टेस्ट है, ठीक है, केवल 499 का। और न्यू पैटर्न के आधार पे है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपका स्कोर भी जनरेट होगा कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और जो भी टाइम बचा है उसमें आप इसको प्रैक्टिस करिए। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप 2027 के लिए तैयार करना चाहते हैं, तैयारी होना चाहते हैं एग्रोनॉमी पे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह का बैच है, ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप नोट्स चाहते हैं तो अभी नया वाला बनेगा क्वेश्चन को ऐड करते हुए, स्मार्ट नोट्स आप एग्रोनॉमी फॉर ICAR PG JRF 2027। फिर सोयल साइंस वालों के लिए क्या है, तो टेस्ट सीरीज है। इस साल वाले अभी टेस्ट सीरीज दे दीजिए, बिल्कुल सेम फीचर है कि 10 नॉर्मल टेस्ट होंगे, 50 MCQ वाले, और 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, याद रखना कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा स्टैंडर्ड बुक से। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और जो है यदि आप 2027 के लिए तैयार होना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल है, इस डिटेल को आप देखिए। फिर इसी तरह से प्लांट साइंस वालों का बैच है, उनके लिए टेस्ट सीरीज है, इस साल वाले टेस्ट दीजिए, और 27 वाले आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्डेड दोनों हैं, तीनों हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए भी है, और तीनों का चारों का स्मार्ट नोट्स भी है। तो आप कि इसके अतिरिक्त भी हम हार्टिकल्चर या अदर सब्जेक्ट का हैं, उनका डिटेल यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका भी हम लोग तैयार किए हैं। तो यदि आपको इंटरेस्टिंग लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।